हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक हो गए। घर पे रहना, बढ़िया से एक दूसरे से सेपरेट रहना और सुरक्षित रहना। जैसा कि सरकार की मंशा है कि शिक्षक लोग घर से ही ऑनलाइन टीचिंग करें और ई एजुकेशन के माध्यम से पठन पाठन की व्यवस्था को बनाए रखें। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम तुम लोगों को कक्षा 12वीं का रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर यानी कि जो हमारा ठोस अवस्था है या सॉलिड स्टेट, उसको शुरू करने जा रहा हूँ। तुम लोग ध्यान से देखोगे, सुनोगे, पढ़ोगे और नोट्स भी साथ साथ तैयार करते चलना, क्योंकि बाद में तैयार करेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए साथ साथ नोट्स भी तैयार करते चलना। तो चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ पूर्व ज्ञान से जोड़ना होगा हमको। पूर्व ज्ञान यानी अभी तो हम ठोस अवस्था देख रहे हैं, लिखा हुआ है, लेकिन ठोस अवस्था कब आएगी तो पदार्थ की हमको सभी अवस्थाएं जाननी होंगी। पहले से जान रहे हो, थोड़ा सा मेमोराइज करना है, उसको देखते चलो। क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं यानी पदार्थ किन अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ की अवस्थाएं या स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर पहले से पता है, पूर्व की कक्षाओं से ये ज्ञात हो चुका है कि पदार्थ की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं, और वो अवस्थाएं हमारी सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक टेबल के माध्यम से शॉर्टकट में तुमको इसको दिखा रहा हूं। सॉलिड, लिक्विड, गैस किस तरह से अणुगति सिद्धांत के आधार पर इनकी व्याख्या की जाती है, देखते हैं। सॉलिड को पहले सॉलिड, इसके बाद लिक्विड, इसके बाद गैस देखेंगे। ठोसों में क्या पढ़े हम पहले से, इनके अणु बहुत पास पास होते हैं, यानी सॉलिड में मॉलिक्यूल्स एकदम क्लोजली पैक्ड, बहुत पास पास बना दिए, एकदम सटे हुए एक दूसरे से। ये अपने स्थान को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, यानी पदार्थ में जो मॉलिक्यूल, जो कण जहां है वही बना रहेगा, केवल कंपन कर सकता है, लेकिन पदार्थ को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता या पदार्थ में गति नहीं कर सकता। इसलिए क्या कहते हैं कि सॉलिड जो है सबसे व्यवस्थित पदार्थ की अवस्था है। उसके बाद लिक्विड को देखेंगे। लिक्विड यानी गैसीय द्रव अवस्था में यही पदार्थ के अणु थोड़ी थोड़ी दूर पे होते हैं ठोसों की अपेक्षा। सॉलिड की अपेक्षा लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स थोड़ी दूर दूर होते हैं और ये गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, यानी ये पूरे मैटर के अंदर मूव कर सकते हैं। इसलिए इनको विशेष फीचर मिला है, इनको विशेष फीचर मिला है। गैसों की बात करें तो गैसों में यही व्यवस्था थोड़ी और दूर दूर होती है, यानी कि गैसियस स्टेट में वही पदार्थ के मॉलिक्यूल्स और ज्यादा दूर दूर होते हैं। और देखते हैं इनकी दूरी से क्या प्रभाव पड़ रहा है अवस्थाओं पे। चूंकि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज हैं, बहुत नजदीक हैं, इसलिए इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अर्थात 2 अणुओं या अधिक अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, खिंचाव बल, ये बल बहुत अधिक होता है। क्यों? क्योंकि अणु बहुत पास पास होते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत अधिक है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अधिक होने के कारण ये स्ट्रांगली आपस में बंधे होते हैं, ठीक। इसी तरह लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दूरी बढ़ जाने के कारण सॉलिड की अपेक्षा कम हो जाता है। इसलिए क्या, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अपने पूरे मैटर में, पूरे पदार्थ में मूव कर सकते हैं फ्रीली, स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। गैसीय अवस्था में यह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज या अंतर आणविक बल नगण्य होता है, लगभग नगण्य, यानी बिल्कुल भी महसूस नहीं होता अणुओं के मध्य। इसलिए क्या, गैस के अणु एकदम फ्री होते हैं, पदार्थ की सीमा को छोड़ के बाहर जा सकते हैं।
और विशेष फीचर क्या मिलता है सॉलिड स्टेट में, ये केवल पूर्व ज्ञान से जोड़ा जा रहा है, हमारा विषय नहीं, अपना विषय हम ठोस अवस्था से ही शुरू करेंगे, लेकिन इनका जानना आवश्यक है। तो सॉलिड के लिए क्या होता है, सॉलिड के लिए हम देखेंगे कि इनका आयतन, इनका पहले आकार लिख देते हैं, इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है। ठीक है, ये जब लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में क्या हम देखेंगे कि लिक्विड में आकार अनिश्चित है, इनका आकार अनिश्चित, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अपने सीमा के अंदर मूवमेंट करने के लिए स्वतंत्र है। तो आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। गैसेस की बात करें तो इस स्टेज में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स और दूर दूर हो गए, दूरी बढ़ने के कारण इनका आयतन भी अनिश्चित हो गया और आकार भी। तो इसमें हम देखते हैं आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ हम केवल सॉलिड स्टेट की बात करेंगे, यही हमारा चैप्टर है। बाकी के गैसियस स्टेट का अधिकांश भाग 11वीं में तुम लोग पढ़ चुके हो, गैसीय नियम भी पढ़े हो। थोड़ा सा याद दिला दे रहा हूँ, जैसे क्या पढ़े थे, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैस समीकरण, अवागाद्रो नियम, आदर्श गैस समीकरण, ये सारे रूल्स 11वीं में पढ़ चुके हो। लिक्विड स्टेट के बहुत सारे पोर्शन आते हैं जो फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं, जैसे विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन वगैरह। तो उनका स्टडी जो है फिजिक्स में ज्यादातर है। केमिस्ट्री में हम आएंगे सीधे सीधे सॉलिड स्टेट पे, और सॉलिड स्टेट के लिए हम देखते हैं। तो आओ चलते हैं सीधे सीधे ठोस अवस्था पे, थोड़ी इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं ठोस अवस्था की, साथ साथ लिखते चलोगे। ठोस अवस्था क्या डिफिनीशन, जो इसकी क्वालिटी है वह डिफिनीशन है, यानी पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। तो सीधे सीधे इसी को लिख लो, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन वह आकार दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है, ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक है, ये डिफिनेशन हो गया हमारे ठोस अवस्था का। थोड़ा देख लेते हैं ठोसों की क्वालिटीज क्या हैं। तो हम देखेंगे ठोसों के गुण, ठोसों के गुण पॉइंट वाइज देख लेते हैं। पहला तो वही गुण है, आयतन और आकार दोनों ही फिक्स है, यानी कि आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। दूसरी क्वालिटी को देख लेते हैं। जब मॉलिक्यूल्स की बात आई थी, इनके घटक कणों की बात आई थी, तो देखे थे कि सॉलिड स्टेट में इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं, बहुत पास पास हैं। तो क्या होते हैं, ठोसों में अणु बहुत पास पास होते हैं,
ठोसों में अणु बहुत पास पास होते हैं। ये दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण देख लेते हैं। चूंकि मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं तो इससे क्या क्या फर्क पड़ेगा। जब हम किसी सॉलिड को दबाएंगे, ठोस को दबाएंगे, तो ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, बहुत ज्यादा नहीं दबेगा, बहुत थोड़ा दबेगा, यानी दबाव वाला गुण बहुत कम इनमें होगा। कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही लो होगी, यानी कि दबाव करने पर, उनको दबाने पे बहुत कम ही दबेगा कोई भी सॉलिड, ठीक ना। तो कंप्रेसिबिलिटी उनकी बहुत लो है। बात करें हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की, तो सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड और गैसों की अपेक्षा अधिक होती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड को हीट करेंगे तो पहले लिक्विड स्टेट में आएगा, उसके बाद तब गैसियस स्टेट में जाएगा, इसलिए सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। तो क्या देखेंगे हम, गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं। ठीक है, दोनों ही उच्च होते हैं। अगले क्वालिटी को देख लेते हैं। नंबर 4 है, अधिकांशतः सॉलिड विद्युत और ऊष्मा के बहुत बढ़िया सुचालक होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो उनको भी लिख लेते हैं। अधिकांश ठोस ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो ये सॉलिड के कुछ महत्वपूर्ण गुण थे। अब हम सीधे सीधे क्या देखेंगे, ठोसों के गुण हमारे हो गए। अब इसके आगे हम ठोसों के प्रकार को देखेंगे कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो सीधा सीधा बात होता है, एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड दूसरा एमॉर्फस सॉलिड्स। तो बात यहाँ इस चैप्टर में मुख्यतः क्रिस्टलाइन सॉलिड की होगी, लेकिन यहाँ हम दोनों प्रकार के सॉलिड की क्वालिटीज को देख लेते हैं। इसके तो ठोसों के प्रकार को देखते हैं हम, कितने प्रकार के होते हैं ठोस। ठोसों के प्रकार, टाइप ऑफ सॉलिड्स, दो प्रकार बताया सीधा सीधा, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय पहला प्रकार है हमारा, पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये अक्रिस्टलीय वाला एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, ये दो प्रकार हो गया। दोनों प्रकारों की क्या विशेषता है, इनमें अंतर क्या है। जब हम अंतर को क्लियर करेंगे दोनों बातें सामने आ जाएंगी। देख लेते हैं, पॉइंट वाइज डिफरेंस देख लेते हैं, क्या है इसमें, इनके गुण और अंतर दोनों सामने आ जाएंगे। देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस, इनकी क्या विशेषता होती है। तो क्रिस्टलीय ठोसों में एक इकाइयां, यूनिट्स होती हैं जिनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है। उन यूनिट्स की बार बार रिपीटिशन होती है, जिस रिपीटिशन के कारण एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो क्या है, क्रिस्टलीय ठोसों में त्रिविम
इकाइयां त्रिविम इकाइयां होती हैं। और अक्रिस्टलीय की बात करें तो इनमें कोई भी त्रिविम इकाई नहीं होती है। तो अक्रिस्टलीय ठोसों में इनमें कोई भी त्रिविम इकाई नहीं होती। ये त्रिविम शब्द हो सकता है कि थोड़ा सा परेशान करे। त्रिविम को देख लो क्या होता है। त्रिविम यानी 3 डायमेंशन। और 3 डायमेंशन बात कब करेंगे हम? 3 डायमेंशन कब कहेंगे? जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक साथ आए, उस व्यवस्था को, उस आकृति को हम 3 डायमेंशन कहेंगे। जैसे एक ईंट ले लेते हैं, माचिस बॉक्स ले लेते हैं, क्या होता है? लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो ऐसे आकृतियों को हम त्रिविमीय कहते हैं, तीनों विमाओं में, यानी 3 डायमेंशनल। दूसरा हम क्वालिटी देख लेते हैं, क्या है दूसरी क्वालिटी में? तो घटक कण एक नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्रिस्टलीय ठोस में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं नियमित व्यवस्था में बंधी होती हैं। यहां देख लेंगे घटक कण, नोट करो, घटक कण एक नियमित, घटक कण एक, सीधा सीधा इसको नोट करना है। घटक कण एक नियमित व्यवस्था में त्रिविम रूप से, नियमित व्यवस्था में त्रिविम रूप से व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड की बात की जाए तो इसमें कोई भी 3 डायमेंशन व्यवस्था नहीं होती है। इसमें घटक कण क्या होते हैं? व्यवस्थित ही नहीं होते। ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट होगा। इसमें कोई भी घटक कण व्यवस्था में नहीं होते, यानी अव्यवस्थित होते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं घटक कण अव्यवस्थित होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं। ठीक है, 2 क्वालिटीज हो गए। तीसरी क्वालिटी को देख लेते हैं। तीसरी क्वालिटी क्या है? सॉलिड पढ़ रहे हैं हम लोग ना, सॉलिड। तो ट्रू सॉलिड की बात आती है, यानी कि जो वास्तव में ठोस है, वास्तविक ठोस, और एक स्यूडो सॉलिड यानी मिथ्या ठोस। तो ट्रू सॉलिड क्रिस्टलीय ठोसों को ही कहते हैं जिनमें ज्यामिति निश्चित होती है, व्यवस्थाएं निश्चित होती हैं। और एमॉर्फस सॉलिड को ट्रू सॉलिड नहीं कहते, इसको हम स्यूडो सॉलिड, मिथ्या ठोस कहते हैं। तो लिख लेते हैं पॉइंट को। ये क्या है? ये वास्तविक ठोस है, ये वास्तविक ठोस है। इसको देख लेते हैं तीसरा पॉइंट, ये मिथ्या ठोस, ये मिथ्या ठोस, स्यूडो सॉलिड भी कहेंगे, स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड्स, या इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, या सुपर कूल्ड, सुपर कूल्ड लिक्विड है। ठीक है, ये क्वालिटी देख लिए सुपर कूल्ड लिक्विड वाली भी। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, इस गुण को देख लेते हैं क्या है चौथे पॉइंट के अंतर्गत। तो अलग अलग दिशाओं में, क्रिस्टलीय ठोसों में अलग अलग दिशाओं में हम आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या दिखेगा? अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ेंगे तो इसके गुणों में भी अंतर दिखेगा, इसके अरेंजमेंट में अंतर दिखेगा, इसके व्यवस्था में अंतर दिखेगा। यानी जब भी भौतिक गुण, फिजिकल क्वालिटीज बदलते हैं, देखने बदलेंगे, वो किसमें बदलेंगे?
क्रिस्टलाइन सॉलिड में बदलेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं सीधे सीधे, इस पॉइंट को लिख लेते हैं, ये विषमदैशिक और अंग्रेजी में विषमदैशिक को हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। अर्थात प्रत्येक दिशा में, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग भौतिक गुण होते हैं। इसी को हम विषमदैशिक कहते हैं। एमॉर्फस सॉलिड की बात की जाए तो ये समदैशिक होते हैं। किसी भी दिशा में जाएंगे, इनमें गुणों में, भौतिक गुणों में कोई भी अंतर नहीं आएगा, इसलिए ये क्या होंगे, ये समदैशिक या आइसोट्रॉपिक होते हैं। चलो फिर क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस में त्रिविम इकाइयां मिलकर के क्रिस्टल जालक बनाती हैं। यानी बार बार रिपीटिशन होता है त्रिविम इकाइयों का, और क्रिस्टल जालक लैटिस का निर्माण होता है। क्रिस्टलीय ठोस में हम लिख लेते हैं, इनमें त्रिविम इकाइयों की त्रिविम इकाइयां भी त्रिविम में ही जुड़ेंगी। ईंट के ऊपर ईंट, अगल बगल ईंट, नीचे ईंट, चारों तरफ ईंट, 3 डायमेंशन। तो इनमें त्रिविम इकाइयों की त्रिविम में पुनरावृत्ति द्वारा क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। और इन त्रिविम इकाइयों को हम इकाई सेल कहते हैं। इकाई सेल का कॉन्सेप्ट आगे आएगा। यूनिट सेल कहते हैं। अमॉर्फस सॉलिड में देख लेते हैं 5वां पॉइंट, इनमें कोई भी त्रिविम इकाई नहीं होती है, इसलिए इनमें कोई भी क्रिस्टल नहीं बनता है। तो सीधे सीधे लिख लेते हैं, इनमें क्रिस्टल निर्माण नहीं होता। क्रिस्टल निर्माण नहीं होता। ठीक है, तो ये मुख्य अंतर थे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के। अब हम क्या देखते हैं, यहां से जब चलेंगे आगे प्रोसीड करेंगे तो क्रिस्टलीय ठोसों को ही पढ़ेंगे। एमॉर्फस चूंकि ट्रू सॉलिड ही नहीं है, इनके बारे में कोई स्टडी नहीं करना है। हमको स्टडी करना है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, इनकी व्यवस्था के बारे में, यूनिट सेल के बारे में, उसकी क्वालिटीज के बारे में, उसके पैरामीटर्स के बारे में, उसके एंगल्स के बारे में। तो ये सारी चीजें आगे आएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।